अब यशवंत को जरा फुल स्क्रीन लाइए, पूरी स्क्रीन पर सिर्फ यशवंत को रखिए, क्योंकि यशवंत देशमुख का चेहरा देखकर हो सकता है कि ये कल रात से और आज तक जो महाराष्ट्र का डेटा स्टडी कर रहे थे, हम उसकी कुछ झलक पहचान सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ हमारे व्यूअर अगर कोई वो फेस रीडिंग करते हो तो शायद कुछ कुछ पता कर लेंगे यशवंत का चेहरा क्या कह रहा है। लेकिन यशवंत हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। यशवंत, बड़ा मुश्किल टाइम रहा है एग्जिट पोल करने वालों के लिए। मैं महाराष्ट्र का डेटा नहीं पूछूंगा, मुझे पता है कोई फायदा नहीं है, दोस्ती यहां काम नहीं आएगी। आप पिछले 3-4 महीने बल्कि 6 महीना लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बुरा टाइम रहा है एग्जिट पोल्स के लिए। और इस बार देखिए, हरियाणा में गलत होने के बाद जो मैंने कहा ना, छाछ फूंक फूंक कर पी रहे होंगे, वो तो मजाक की बात है, पर गंभीरता से देखिए, इस बार एग्जिट पोल हुए भी कम और वाकई लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे। क्या आपको भी लगता है एक संकट है क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का? देखिए, संकट तो हमेशा रहेगा इस तरीके के काम में। ये इतना ट्रिकी और इतना खतरनाक काम है जिसमें आप जनता के मन के मूड को आकलन आप करें, हजारों लोगों से बात करें। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वायु पुराण में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। और उतने के बीच में आकलन लेकर के सही गलत जो भी है प्रयास करें, और फिर भी अगर गलत हो जाए तो आपको ठीकरा अपने ही मत्थे लेना पड़ता है। अब कई बार तो ऐसी चीजों का भी ठीकरा अपने मत्थे लेना पड़ता है जिसमें पोलस्टर्स की कोई गलती नहीं। हुड्डा साहब की तिरछी गेंद का ठीकरा पोलस्टर्स के सर पे क्यों जाना चाहिए, कांग्रेस के इंटरनल पे क्यों नहीं जाना चाहिए? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये प्रोफेशनल हैजर्ड है। माना इस प्रोफेशनल हैजर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि हम काम बंद कर देंगे या हम नहीं करेंगे। हैजर्ड का मतलब ये है हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और संभल के करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात मानक ये कि इस क्षेत्र में, हमारी फील्ड में, जो कोई भी अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जनता से ज्यादा परब्रह्म कोई नहीं है, जनता जनार्दन है। और हमको सब कुछ आता है। ये गलतफहमी अगर किसी को है तो उसको ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मैं हर बार ये कहता हूं, अंतर केवल मानक इतना पड़ा है कि मैं अब इस बात का दुराग्रह कर रहा हूं कि जो चीज प्रोजेक्शन करने योग्य नहीं है वो प्रोजेक्ट नहीं की जानी चाहिए। और इसीलिए आपने 24 घंटे एक्स्ट्रा लिए ना इस बार? जी बिल्कुल, हमने 24 घंटे एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में आपको पता है पिछले 4 चुनावों में करीबन 70 से 80 सीटें हमेशा ऐसी रही है जो टच एंड गो पे क्लियर हुई। 4 लोक विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। तो जिन जगहों पे 100 के आसपास की सीटें ऐसी हो जिसपे अंतिम समय तक किसी को पता ना हो, कोई तीसरा एंगल हो, कोई रेबल कैंडिडेट हो, और इस समय तो 6 पार्टियों की खिचड़ी में और उनके रेबल कैंडिडेट्स की खिचड़ी में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। और जितने लोग, एक बात और भी दर्शकों को मानक हम बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत एमवीए के हिस्से में गई जरूर थी, लेकिन अगर आप राज्य के लेवल का वोट शेयर देखें तो 0.4% का अंतर था दोनों के बीच में। लेकिन अगेन, राज्य की फीसदी पे 0.4 का अर्थ ये नहीं था कि रीजनल लेवल पे वेरिएशन नहीं थे। रीजनल लेवल पे बड़े वेरिएशन थे। महाराष्ट्र 5 अलग अलग राज्यों की तरह वोट कर रहा है, एक पूरे राज्य की तरह भी वोट नहीं कर रहा है। तो ये वेरिएशंस भी होंगे। 3 मेजर लड़ाइयां हैं मानक वहां पर। मैं आंकड़े पूरे अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक, चूंकि मैं आया हूं तो मैं दर्शकों के साथ में ये भी विश्वासघात नहीं कर सकता कि मैं उनको कुछ अपनी चीजें शेयर करके न जाऊं जो मैंने आंकड़ों में देखी। 3 पॉलिटिकल लड़ाइयां हैं महाराष्ट्र में। एक लड़ाई है असली नकली सेना, एक लड़ाई है असली नकली एनसीपी, और तीसरी लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो जो पहली लड़ाई है असली नकली सेना वाली, उसमें ऐसा लगता है कि भारी पड़ेंगे शिंदे साहब। दूसरी लड़ाई जो असली नकली एनसीपी की है, उसमें चाचा भतीजे को ऐसी धोबी पछाड़ देने वाले हैं कि जिसमें अभी क्या होगा, अभी जैसी लोकसभा चुनाव में दी थी जी। और उसमें मुझे तो इंडिकेशन ये भी लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि भतीजे साहब दुकान समेट कर वापस चाचा जी के पास में आड़त पे चले गए। तीसरी बात यह है कि जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है वो है महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ में। वहां पर लोकसभा में जम के पटकनी दी थी कांग्रेस ने बीजेपी को, और ये ऐसी पटकनी थी जिससे बीजेपी अभी भी कितना उबर पाई है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक अंतर जरूर पड़ा है कि बीजेपी का तो आपको पता है कि जब संकट आता है तो वो संगम शरणम गच्छामी वाले मुद्दे पे जाते हैं। ये बात विजय जी और हम लोग अक्सर कई वर्षों से डिस्कस करते रहे हैं। तो अभी
एक अंतर केवल ये पड़ा है कि विदर्भ में और मराठवाड़ा में मुकाबला कांटे का हो गया है, क्लोजर हो गया है। ये उस तरीके का वन साइडेड नहीं रहा है जिस तरह से लोकसभा है। इसी कारण से महाराष्ट्र में ये जो तीसरी लड़ाई है, यही लड़ाई तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, बाकी सारी बातें बेबानी। बहुत बढ़िया। देखिए, अब मैं सोच रहा था यशवंत कुछ बताएंगे नहीं, मैं थोड़ी सी अपनी गूगली दिमाग में प्रिपेयर कर रहा था, शायद कुछ गूगली के चक्कर में बता के चले जाए, लेकिन आपने 3 इंपॉर्टेंट लड़ाइयां बताई। आपने कहा शिंदे गुट वर्सेस उद्धव गुट की लड़ाई, जिसमें शिंदे भारी पड़ रहे हैं, पवार वर्सेस पवार में चाचा भारी पड़ रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कांटे की लड़ाई है। और इसमें एक चीज मैं और बोल दूं, इस बात को भी हो सकता है रिजल्ट आने पे कहीं पे लोग कई बार ये बोले कि भाई उद्धव की सीटें अगर ज्यादा आ गई तो शिंदे भारी कैसे पड़े। क्योंकि उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में चुनाव बड़ी सीटों पे लड़ रहे हैं, शिंदे उतनी सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। मैं जब भारी पड़ने की बात कर रहा हूं तो मैं मोहल्ले के गढ़ के अंदर की लड़ाई यानी मुंबई और कोंकण क्षेत्र की बात कर रहा हूं। उसके बियॉन्ड शिंदे साहब है ही नहीं, तो उनकी सीटों का तुलना उद्धव जी से करने का कोई अर्थ नहीं। ओके, हंग असेंबली तो कुछ चांस दिख रहा है यशवंत? नहीं, अगेन जो नंबर ऑफ सीट्स जिसे हम कॉल नहीं कर सकते वो इतनी ज्यादा हैं, अच्छी खासी हैं। मतलब हालांकि हमने घटाने की कोशिश की उसे 80-90 से, तो भी करीब करीब 60 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम कॉल नहीं ले पा रहे। ऐसे में देखिए, ये बहुत ही क्या कहते हैं, क्लीशे सी बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा और तमाम तरीके के जो मुहावरे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं हम कह सकते। ये अभी इस वक्त ये कहना मुझे बहुत ओके, मतलब महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें ऐसी हैं क्लोज जो आप कॉल नहीं करेंगे? कुछ नहीं है, पर बड़ी तादाद में ये कुछ में नहीं, बड़ी तादाद में ऐसी सीटें हैं, और उन सीटों पे इंडिपेंडेंट और रेबल कैंडिडेट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब 80-90-100 के आसपास, ऐसा आपने रफ आइडिया दिया ना? जी, रफली इतनी हमेशा से रही हैं। हमने उनको ज्यादा कोशिश करके कम करने की कोशिश की है, तभी भी मेरा मानना है कि करीब करीब 60-65 सीटें ऐसी होंगी जिसपे कॉल नहीं ली जा सकती। ओके, बहुत बढ़िया। आपकी इजाजत है, एक सवाल। हाँ, पूछिए ना। सर्वे के हिसाब से नहीं, केवल ज्ञान के हिसाब से। यशवंत जी, आपने जब झारखंड की बात की है, एनडीए को 50 सीटें मिल रही, मैं केवल एक इशू पर समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा इशू रहा ये घुसपैठिए जमाई का। क्या आपको लगता है घुसपैठिए जमाई का इशू एनडीए की सरकार बनाने में मदद करेगा? और दूसरी बात, पिछली बार था कि भाई एक नॉन आदिवासी चीफ मिनिस्टर थे रघुवर दास, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार तो वहां पे नॉन झारखंडी लीडर्स थे, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज जी। कोई और भी नेता था क्या बीजेपी का वहां पे जो चुनाव लड़ रहा था? नहीं, सवाल यह है कि वहां पर बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व को तो इतना पीछे कर दिया गया था विजय जी, और अगर बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी या क्लियर एक मैंडेट की ओर बहुत ज्यादा नहीं जा पाती है और मानिए 40-45 के बीच में मामला अटकता है किसी तरीके से, तो मुझे लगता है कि वो एक गलती ये भी होगी कि बाबूलाल मरांडी ऐसे चेहरे को ला करके भी उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करना, ये एक मुझे लगता है कि शायद स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो। हालांकि पॉलिटिशियन ज्यादा बेहतर इन चीजों को जानते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को जेल डालना निश्चित तौर पर एक बैकफायर किया है, क्योंकि आदिवासी कंसोलिडेशन उनके लिए हमने जिस तरीके का देखा है, आप ये समझिए कि जो मुख्य आदिवासी वहां पे हैं, एक संथाल हैं, ओरांव हैं, हो हैं, तो आप ओरांव में तो फिर भी आप मानिए कि थोड़ा सा बीजेपी को वोट है ज्यादा, शायद उन क्षेत्रों में ज्यादा बेहतर काम होगा वनवासी कल्याण आश्रम का, लेकिन संथाल में वन साइडेड लीड है संथाली मतदाताओं में, हो में वन साइडेड लीड है हेमंत सोरेन की, और मुंडा जो एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वहां पे जनजाति है जिसमें अर्जुन मुंडा बीजेपी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, वहां पर भी ठनठन गोपाल ही बीजेपी का हो रखा है। ओके, तो ऐसी स्थिति में यह क्लियर है कि सदान और आदिवासी ये काउंटर पोलराइज और पोलराइज हुए हैं। आपका जो पहला सवाल था, निश्चित तौर पर वो सदान मतदाताओं के बीच में मुद्दा बना है, आदिवासी मतदाताओं के बीच में वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना है। उनके बीच में पुराना वाला जो मुद्दा है जमीन वाला जुड़ा हुआ कानून का, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना है आदिवासी मतदाताओं। ओके, यशवंत, आप जब आए नहीं थे तब पंकज शर्मा बैठे हैं मेरे साथ, उनका ये तंज भी कस रहे थे और उनके मन में कई सवाल भी थे। वो ये कह रहे थे, भैया ये एग्जिट पोल वाले ये तो बताएं पहले कितना सर्वे है, क्या मेथोडोलॉजी है, और पिछली बार के 2 बार जो गलत हुए उससे क्या सबक लेके क्या बदलाव किया है आपने? पंकज जी, हमारी मेथोडोलॉजी तो वही है जो हमेशा से रही है। एक तो पहली बात कि हम साल भर तक ट्रैकर्स करते हैं, वो आपको पूरी जानकारी है उन चीजों की।
एग्जिट पोल वाले में और इसमें अंतर केवल ये होता है कि एग्जिट पोल में पोलिंग बूथ से जो बाहर निकल के लोग आके कर रहे हो उनसे बात करने की कोशिश होती है। दूसरा, सी वोटर में हम एक काम और करते हैं कि हमने साल भर जिन ट्रैकर में जिन मतदाताओं से बात की है, हम एग्जिट पोल के समय में उन लोगों को कॉल करके उनकी राय दोबारा भी लेने की प्रयत्न करते हैं, ताकि हमको ये पता रहे कि पहले उन्होंने क्या बोला था और आज एक्चुअल में वोट डालते समय क्या किया, और उसमें नया क्या चीज ऐड की गई। पंकज जी, अगर आप जब हमारे आंकड़े रिलीज होकर के आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल जो हम लोग रिलीज नहीं करते थे, पूछते थे, लेकिन अब हम रिलीज भी कर रहे हैं उन्हें। मसलन मूड कब बनाया, और मुद्दों को हमने दो हिस्सों में बांटा। एक तो मुद्दा क्या है और चुनावी मुद्दा क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं कि कौन सा आपका जीवन का मुद्दा है और किस मुद्दे ने आपके आज के वोट को प्रभावित किया। इन दोनों को हमने अलग अलग करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री के चॉइस ये अलग बात है। एक सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग पूछते हैं पंकज जी, वो ये है कि आखिर वोट डालने का आधार क्या बना, पार्टी या स्थानीय नेता या प्रधानमंत्री का चेहरा। तो आपको जैसे झारखंड के केस में बताएं, वहां पे लगभग हर तीसरा अपोजिशन का वोट हेमंत सोरेन के चेहरे पे वोट डालने गया, लेकिन जहां तक बीजेपी के वोटर्स का सवाल है उसमें लगभग हर तीसरा जो है एक्चुअली मोदी के नाम पर वोट डालने गया। यानी आज भी विधानसभा चुनाव में मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर झारखंड के चुनाव में बीजेपी के वोटर्स के लिए थे। अब ये अच्छा था कि बुरा था, ये तो बीजेपी वाले जाने, मतलब ये एक डबल इंजन की तरह से उसको प्रोजेक्ट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन ये तमाम चीजें हमने उसमें ऐड। अच्छा यशवंत, सैंपल कुछ बढ़ाया है क्या हरियाणा और लोकसभा के डिबैकल के बाद? क्या आप दोबारा सैंपल साइज जो है वो बढ़ाया है क्या? सैंपल साइज उतना बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि देखिए मानक एक बात समझिए, जब मैं आपको रूल नंबर 1 कहता हूं कि सर्वे आपको अंत में केवल वोट शेयर अच्छा दे सकता है, ठीक है ना, विद इन द मार्जिन ऑफ एरर। हरियाणा के केस में कोई हमारा वोट शेयर खराब आया था ऐसा नहीं है, या फॉर दैट मैटर जहां पर हमारे पिछले एग्जिट पोल आपके हिसाब से गलत भी हुए हैं, वहां कोई वोट शेयर हम लोग ने बहुत गलत अनुमान लगाया ऐसा नहीं है। ये वोट और सीट का कन्वर्जन ये एग्जिट पोल का साइंस के अंदर नहीं आता है। और एक मैं दर्शकों से जरूर आग्रह करना चाहूंगा मानक कि अगर कोई भी एग्जिट पोल आपको सीट शेयर केवल बता रहा है और वोट शेयर नहीं बता रहा है तो उस पर यकीन मत कीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यशवंत, आपने टाइम निकाला और अपने महाराष्ट्र के सर्वे के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें बता ही दी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।